नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के शब्द विचार से संबंधित शब्द के प्रकार में आने वाले अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर कुल जितने सारे शब्द हैं उनसे परिचित कराऊंगा। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियो के माध्यम से उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर आने वाले कुल जितने सारे शब्द हैं उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हो लिया था। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर आने वाले कुल जितने सारे शब्द होंगे उन्हीं से संबंधित जानकारी दूंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अर्थ के आधार पर आने वाले शब्दों के भेद को। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो मुख्यतः दो हैं, जिसमें से पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद क्यों किए गए हैं। दोस्तों, जब आप लोग यह समझ लेते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद क्यों किए गए हैं, रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद क्यों किए गए हैं, तो आप लोग कभी भी भूल नहीं कर सकते हैं कि अर्थ के आधार पर आने वाले कौन कौन से शब्द हैं और रूपांतरण के आधार पर आने वाले कौन कौन से शब्द हैं। यानी कि शब्दों की पहचान करने में आप लोग कभी भी भूल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर अर्थ के आधार पर होने वाले शब्दों के विभाग का, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग शब्द उसी को बोलते हैं जिनका कोई एक सही अर्थ निकलता है। मैंने जब आप लोगों को शब्द से परिचित कराया था, शब्द के बारे में जब मैंने आप लोगों को बताया था, शब्द की परिभाषा से मैंने जब आप लोगों को परिचित कराया था, तो दोस्तों आप लोगों ने उसमें यह जाना था कि शब्द हम उसी को बोलेंगे जिसका सही सही अर्थ निकलता हो। जो भी शब्द अपना सही सही अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हीं को हम शब्द के रूप में जानेंगे। जो भी वर्णों का समूह अपना सही सही अर्थ व्यक्त करते हैं, अपना सुस्पष्ट रूप व्यक्त करते हैं, उसी वर्णों के समूह को हम लोग शब्द के रूप में जानते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि हमारे दोस्तों भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका बिल्कुल भी सही सही अर्थ नहीं निकलता है। हमारे भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका कोई भी सही अर्थ नहीं निकलता है। दोस्तों, जिस शब्द का कोई भी सही अर्थ नहीं निकलता उस शब्द को हम लोग बोलते हैं निरर्थक शब्द, और जिस शब्द का सही सही अर्थ निकलता है उस शब्द को हम लोग बोलते हैं सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ देने वाला और निरर्थक का मतलब होता है गलत अर्थ देने वाला, यानी कि बिल्कुल भी सही अर्थ नहीं देने वाला। तो दोस्तों, आप लोग यह समझ पाए कि जो भी शब्द सही सही अर्थ अपना व्यक्त करेंगे उसे हम कहेंगे सार्थक शब्द, और जो भी शब्द अपना सही सही अर्थ व्यक्त नहीं करेंगे उसे हम कहेंगे निरर्थक शब्द। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाता हूं। दोस्तों, आप लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे शब्द सुनते हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्तों आप लोग ध्वनि सुनते हैं जिसका कोई भी सही सही अर्थ नहीं निकल पाता है। दोस्तों, जो बच्चा जन्म लेता है वो अपने मुख से जो भी शब्द उच्चारित करता है उस शब्द का क्या कोई सही अर्थ निकलता है? आप ही लोग बताइए। माँ के अलावा, ठीक है, माँ का तो अर्थ निकलता है भैया, माँ को छोड़कर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। माँ के अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मुख से जो भी शब्द निकालते हैं उस शब्द का क्या कोई सही अर्थ निकलता है? आपके हाथों से जब कोई सामान छूटकर नीचे गिर जाता है, चाहे वो सामान स्टील का हो या दोस्तों पीतल का हो या दोस्तों कांच का हो, जब आपके हाथों से छूटकर अगर नीचे गिरता है और गिरने के फल स्वरूप उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, क्या उस ध्वनि का कोई सही अर्थ स्पष्ट हो पाता है? उसका अर्थ आप लोगों को समझ में आता है? नहीं ना आता। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर
अगर हम लोग अपने इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखें, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को देखें, तो दोस्तों इनके जो शब्द हमें सुनाई देते हैं क्या उनका अर्थ हमें समझ में आता है। जो जीव जंतु होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, वो अपने मुख से कुछ ना कुछ उच्चारित करते रहते हैं, अपने मुख से कुछ ना कुछ ध्वनि निकालते रहते हैं। क्या उन ध्वनियों का अर्थ हमें समझ में आता है? उन ध्वनियों का अर्थ हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि उनके जो शब्द होंगे वो कैसे होंगे? वो दोस्तों निरर्थक होंगे, यानी कि बिल्कुल भी सही अर्थ व्यक्त करने वाले नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, जो सार्थक शब्द होते हैं उनका एक व्याकरण होता है। जो भी सार्थक शब्द होते हैं उनका एक व्याकरण होता है, और जो शब्द बिल्कुल भी सार्थक नहीं होते उनका कोई भी व्याकरण नहीं होता, क्योंकि व्याकरण के कारण ही हमें यह पता चलता है कि शब्द का सही अर्थ व्यक्त हो रहा है या फिर नहीं व्यक्त हो रहा है। दोस्तों अगर हमारे सामने कोई शब्द रखा गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों हमें अर्थ किसके माध्यम से पता चल रहा है? हमें अर्थ व्याकरण के माध्यम से ही पता चल रहा है। आप लोग यहां पर यह क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हमारे भारत देश में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक व्यक्ति सभी प्रकार की भाषाओं को ना बोल सकता है और ना ही उसे समझ सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति किसी भाषा को समझ नहीं सकता तो क्या वह भाषा नहीं है? क्या उस भाषा में आने वाले जो शब्द हैं वो शब्द नहीं है? वो बिल्कुल भी सार्थक शब्द नहीं कहे जाएंगे? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा सोचना आप लोगों का गलत है। दोस्तों हमारे भारत देश में मलयालम भाषा भी बोला जाता है, हमारे भारत देश में पंजाबी भाषा भी बोला जाता है, कोंकणी भाषा भी बोला जाता है, नेपाली भाषा भी बोला जाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं हमारे भारत देश में बोला जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का, ठीक है, तो हमारे भारत देश में अंग्रेजी भाषा भी बोला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखें तो दोस्तों इन सभी भाषाओं का ही इनका अपना एक व्याकरण है। मैंने क्या बताया? अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इन सभी भाषाओं का ही अपना एक अलग व्याकरण है। अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा का तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का अपना अलग व्याकरण है। अगर हम बात करें संस्कृत भाषा का तो दोस्तों संस्कृत भाषा का अपना एक अलग व्याकरण है। अगर हम बात करें उर्दू भाषा का तो दोस्तों उर्दू भाषा का अपना एक अलग व्याकरण है। अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाबी भाषा का तो दोस्तों पंजाबी भाषा का अपना एक अलग व्याकरण है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर मलयालम भाषा का तो दोस्तों मलयालम भाषा का भी अपना एक अलग व्याकरण है। जिन भाषाओं का व्याकरण होता है, जिन भाषाओं का व्याकरण होता है उस भाषा में आने वाले जो शब्द होंगे वो बिल्कुल भी निरर्थक नहीं होंगे। भले ही हमें वो भाषा समझ में ना आए, भले ही हमें उस शब्द का अर्थ समझ में ना आए, अगर उस शब्द का दोस्तों अगर व्याकरण है, अगर उस शब्द और शब्द से बनने वाले भाषा से अगर कोई व्याकरण संबंधित है तो दोस्तों हम लोग उसे बिल्कुल भी निरर्थक भाषा नहीं बोलेंगे, और उस भाषा में आने वाले कुल जितने सारे शब्द होंगे उन्हें हम बिल्कुल भी निरर्थक शब्द नहीं बोलेंगे। दोस्तों जितने सारे जीव जंतु अपने मुख से ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, क्या दोस्तों इनके ध्वनियों के लिए कोई व्याकरण है? आप ही लोग बताइए। आप लोग अपने डेली लाइफ में जो कुछ भी आप ध्वनियां सुनते रहते हैं, जो भी दोस्तों अगर आप ध्वनि सुनते हैं, जैसे कि मानकर चलते हैं अगर दोस्तों आप लोग एक ईंटा को अगर आप रगड़ते हैं, एक पत्थर है उसे आप घिसते हैं, जब आप घिसिएगा ना तो उससे दोस्तों आवाज उत्पन्न होगा। जो मशीन चलती है, सिलाई जो मशीन है, वो जब चलेगी तो उससे भी दोस्तों कोई ना कोई ध्वनि उत्पन्न होगी। जो दोस्तों आटा पीसने वाला जो मशीन होता है या फिर कोई उपकरण बनाने वाला मशीन होता है, जब वो स्टार्ट होगा तो दोस्तों उससे भी कोई ध्वनि उत्पन्न होगी। जब ट्रेन चलेगा तो दोस्तों ट्रेन जब चलेगा तो चलने के क्रम में उससे भी कोई ना कोई एक ध्वनि उत्पन्न होगी, कोई ना कोई एक शब्द हमें सुनाई देगा। तो दोस्तों क्या इन शब्दों का इनका कोई अपना एक व्याकरण है? आप ही लोग बताइए।
इनका अपना कोई एक व्याकरण है? दोस्तों, इन सभी शब्दों का अपना कोई भी एक व्याकरण नहीं है। और इनका व्याकरण इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल भी शब्द है ही नहीं, ये बिल्कुल भी किसी अर्थ को व्यक्त कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों उर्दू भाषा का, तो उर्दू भाषा में जो भी शब्द आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर उर्दू भाषा में ले लेते हैं बाजी को, तो दोस्तों बाजी का अर्थ क्या होता है? बाजी का अर्थ होता है बहन। जो भी मुसलमान समाज के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, बाजी को हम लोग बहन के रूप में जानते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि हम लोग धन्यवाद बोलते हैं ना, तो वो लोग शुक्रिया बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं, शुक्रिया करता हूँ, ठीक है। उर्दू भाषा में शुक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों शुक्रिया का अर्थ क्या हुआ? शुक्रिया का अर्थ हुआ धन्यवाद। तो अर्थ तो निकल ही रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थ दोस्तों निकल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कोई एक चिड़िया का, चिड़िया जो है वो बोलती है ची। तो दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि ची का अर्थ क्या हुआ, तो बताइए तो ची का अर्थ क्या हुआ? कुत्ता भौंकता है, भौ भौ। अगर हम आपसे बोले कि भौ का अर्थ क्या हुआ, तो आप बस यह कह सकते हैं कि भौ का अर्थ हुआ भौंकना। अगर हम आपसे कहेंगे कि भौंकना का अर्थ क्या हुआ, तो आप क्या कहिएगा? बताइए, भौंकना का कोई अर्थ होता है? भौंकना का कोई भी अर्थ नहीं होता है। अगर आप दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि खटखटाने का कोई अर्थ होता है? आपकी खटखटाहट से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, अगर हम आपसे कहें कि इसका क्या अर्थ होगा, ये जो ध्वनि उत्पन्न हुई, इस ध्वनि का अर्थ क्या हुआ, तो क्या आप इसका अर्थ दे सकते हैं? आप इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं दे सकते, क्योंकि इसका अर्थ बना ही नहीं है। इस अर्थ से संबंधित दोस्तों कोई भी व्याकरण बना ही नहीं है। इसलिए दोस्तों हम लोग इन सभी शब्दों को किस शब्द के रूप में जानेंगे? इन सभी शब्दों को हम लोग निरर्थक शब्द के रूप में जानेंगे। किस शब्द के रूप में? निरर्थक शब्द के रूप में। यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका कोई भी एक अर्थ नहीं निकलता है, उन्हीं शब्दों को हम लोग निरर्थक शब्द कहेंगे। आप लोग यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परिभाषा में कहा गया है, जिन शब्दों का पूरा पूरा अर्थ समझ में आए, जिन शब्दों का पूरा पूरा, ये ना कि आधा अधूरा, ठीक है। अगर आप कोई भी शब्द लेते हैं जिसका कोई ना कोई अपना एक व्याकरण होता है, तो दोस्तों उसका अर्थ भी होता है। कोई भी दोस्तों आप शब्द ले लीजिए, अगर उसका एक अपना व्याकरण है तो वह शब्द भी है, अगर वह शब्द है तो इसका मतलब उसका भी अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर अर्थ कैसा होना चाहिए? अर्थ यहाँ पर दोस्तों सुस्पष्ट होना चाहिए, यानी अर्थ समझ में आनी चाहिए। अगर अर्थ समझ में नहीं आएगा तो हम उसे बिल्कुल भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। यहां पर कहा गया है, जिन शब्दों का पूरा पूरा अर्थ समझ में आए उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने यहां पर एक एग्जांपल कमल ले लिया। दोस्तों कमल का अर्थ क्या होता है बताइए तो? कमल का अर्थ होता है एक ऐसा पुष्प जो कीचड़ में खिलता हो। कीचड़ में अगर खिलने वाले पुष्प की बात होगी तो दोस्तों कमल की ही होगी, क्योंकि कमल ही एक ऐसा खूबसूरत पुष्प है जो कि कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में खिलने वाला जो पुष्प है उसी को हम लोग कमल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कमल का अर्थ निकल गया। कमल जो खिलता है वो चारों दिशाओं में खिलता है, तो यहाँ पर कमल का अर्थ निकल गया, ठीक है। अगर हम बात करें गाय का, तो दोस्तों गाय का भी अर्थ निकलता है। अर्थ क्या निकलता है? अर्थ यह निकलता है कि गाय एक पशु है, गाय दूध देती है और गाय को हमारे भारत देश में माता का श्रेय मिला हुआ है। अगर दोस्तों हमारे भारत देश में किसी पशु को माता का श्रेय मिला है तो वह पशु कौन है? वह पशु गाय ही है। तो गाय का भी यहाँ पर अर्थ निकल गया। पक्षी की बात करते हैं, जो भी दोस्तों जो भी जीव आकाश में उड़ा करते हैं, उड़ने वाले जो भी प्राणी होते हैं, उन प्राणियों को हम लोग पक्षी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम आकाश की बात करें तो दोस्तों आकाश का अर्थ क्या होता है? आकाश का अर्थ होता है आसमान, यानी कि गगन, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं जल का। जल का अर्थ क्या हुआ? जल का अर्थ हुआ पानी, यानी जिसे पिया जा सके। जिसे पिया जा सके उसे ही हम पानी के नाम से जानते हैं, अर्थात जल के नाम से जानते हैं। जल ने अपना अर्थ व्यक्त किया। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, विद्या ने अपना अर्थ व्यक्त किया। पुत्र का मतलब
होता है बेटा, चिराग। पुत्र ने भी अपना अर्थ व्यक्त किया। वैज्ञानिक का मतलब होता है विज्ञान को जानने वाला। रसायन शास्त्र का मतलब होता है रसायन को जानने वाला। रसायन शास्त्र और वैज्ञानिक से संबंधित जो अर्थ है वो दोस्तों हमें मिला, इसलिए हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक और रसायन शास्त्र हमारा कौन सा शब्द है, हमारा एक प्रकार का सार्थक शब्द है। इसी प्रकार से अगर हम दीपक को देखें, चतुर्भुज को देखें, विषधर को देखें तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि दीपक का भी अर्थ निकल रहा है दिया, चतुर्भुज का भी अर्थ निकल रहा है चार भुजाओं से घिरा हुआ, और विषधर का भी अर्थ निकल रहा है विष को धारण करने वाला। यानी कि मैंने यहाँ पर जितना सारा शब्द लिया है ये सारे के सारे शब्द अपना एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। विशेष नहीं बोलेंगे, सामान्य बोलेंगे, ठीक है। अपना एक सामान्य अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इन सभी शब्दों को शब्द के रूप में जानेंगे। किस शब्द के रूप में? तो सार्थक शब्द के रूप में। तो दोस्तों आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं निरर्थक शब्द का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निरर्थक शब्द में कहा गया है दोस्तों जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया वैसा ही परिभाषा इसमें दिया गया है। इसमें कहा गया है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, अर्थात बिना अर्थ वाला शब्द कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें वाय का, दोस्तों वाय का कोई अर्थ निकलता है? बताइए तो। वाय का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। वोटी का कोई अर्थ होता है? वोटी का कोई भी अर्थ नहीं होता है भाई। यहाँ पर बात करें वेन का, वेन का कोई अर्थ होता है? वेन का कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसलिए हम लोग इन सभी शब्दों को क्या कहेंगे? इन सभी शब्दों को हम लोग दोस्तों निरर्थक शब्द कहेंगे। अगर हम आपके सामने एक शब्द ले लें, अगर हम आपके सामने एक शब्द ले लें बॉय, क्या ले लें? बॉय। तो दोस्तों बॉय का अर्थ निकल रहा है, आप ही लोग बताइए तो। दोस्तों बॉय का जो अर्थ है वो निकल रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं जी सर बॉय का अर्थ निकल रहा है। बॉय का अर्थ होता है लड़का। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मैंने बॉय जो शब्द लिया है यह शब्द दोस्तों खासकर हिंदी के लिए नहीं आया है बल्कि अंग्रेजी के लिए आया है। अंग्रेजी में हम लोग लड़का को बॉय बोलते हैं, यानी कि हम अपने मुख से बॉय शब्द का जो उच्चारण कर रहे हैं वो हम लोग अंग्रेजी भाषा के लिए कर रहे हैं, ना कि हिंदी भाषा के लिए कर रहे हैं। हालांकि हमने हिंदी लिपि में, हालांकि हमने देवनागरी लिपि में बॉय को दोस्तों इस रूप में लिख दिया है, लेकिन अगर हम अपने हिंदी साहित्य में इस शब्द को ले लें, अपने हिंदी व्याकरण में इस शब्द को ले लें, तो दोस्तों इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इस शब्द का अर्थ कहां पर निकलेगा? इस शब्द का अर्थ निकलेगा दोस्तों अंग्रेजी भाषा में। यह शब्द कहां पर मान्य होगा? यह शब्द अंग्रेजी भाषा में ही मान्य होगा, ना कि हमारे हिंदी भाषा में मान्य होगा। हिंदी भाषा के लिए दोस्तों यह शब्द एक तरीके से निरर्थक शब्द हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्टर, तो दोस्तों हमारे हिंदी साहित्य में आप कहीं पर भी, हमारे हिंदी व्याकरण में आप कहीं पर भी डॉक्टर वाला शब्द देखे हैं? आप ही लोग बताइए। इंजीनियर वाला शब्द आप लोग देखे हैं? आप लोग बताइए। बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे। डॉक्टर का जो हिंदी होता है चिकित्सक, वो देखे होंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इंजीनियर का जो हिंदी होता है अभियंता, वो आप लोग देखे होंगे। एक्टर का जो हिंदी होता है अभिनेता, वो देखे होंगे, ना कि आप एक्टर देखे होंगे। हालांकि दोस्तों हम लोग अपने हिंदी भाषा में, अपने हिंदी लिपि की सहायता से एक्टर को लिख देते हैं, डॉक्टर को लिख देते हैं, जिसे आज के इस आधुनिक समय में हिंदी भाषा में ही शामिल कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों ये शब्द हमारे हिंदी भाषा के बिल्कुल भी शब्द नहीं है। अगर इन शब्दों में हमें कोई ऐसा शब्द मिले जिसका अर्थ हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, तो दोस्तों हम लोग उस शब्द को निरर्थक शब्द के रूप में जानेंगे। किस शब्द के रूप में जानेंगे? निरर्थक शब्द के रूप में जानेंगे। अगर किसी अंग्रेजी शब्द का अर्थ हमें समझ में आ रहा है और हमने उसे हिंदी साहित्य में शामिल कर लिया है, तो दोस्तों हम लोग उस शब्द को विदेशज शब्द के रूप में जानेंगे। और साथ ही दोस्तों यह भी देखना है कि शब्द आपका सार्थक है कि नहीं। शब्द आपका
सार्थक ही है। किसके सार्थक है? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा के सार्थक है। इतना गहराई से आप लोगों को पढ़ना होगा, तभी जाकर आप लोग कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर बेन आया हुआ है। बेन हिंदी भाषा के लिए बेन का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए, तो अंग्रेजी भाषा में बेन का अर्थ बेन होता है, यानी कि बेन का मतलब गाड़ी होता है। आप लोग जानते होंगे बेन का मतलब क्या होता है? बेन का मतलब गाड़ी होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों वेलोसिटी का, वेलोसिटी का अर्थ क्या होता है? वेलोसिटी का हिंदी अर्थ होता है वेग। ठीक है, वेग का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं। वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब दोस्तों होता है इकाई समय में किया गया विस्थापन। लेकिन अगर हम बात करें अपने हिंदी साहित्य के लिए वेलोसिटी का, तो दोस्तों हमारे हिंदी साहित्य के लिए वेलोसिटी का कोई भी अर्थ नहीं होता है। वेलोसिटी का अर्थ होता है किसके लिए? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए वेलोसिटी का अर्थ हो जाएगा वेग। इसलिए वेलोसिटी जो शब्द होगा वो किसके लिए मान्य होगा? तो वो दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए मान्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे शब्द नहीं कहेंगे, उसे शब्द कहेंगे, लेकिन किसके लिए? तो अंग्रेजी भाषा के लिए, ना कि हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों चलते हैं नीचे। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है इन शब्दों का प्रयोग सदैव सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है और उनके साथ लगकर ही ये अपना अर्थ निकलवा लेते हैं। दोस्तों इसे बाद में समझिएगा। अगर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर अंग्रेजी भाषा का शब्द अंग्रेजी के लिए शब्द है तो क्या वो हिंदी भाषा के लिए शब्द नहीं हो सकता? तो दोस्तों हिंदी भाषा के लिए शब्द हो सकता है, लेकिन कब? जब उसका अर्थ आप लोगों को पता हो तब। दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को यही ना बताया, किसी भी भाषा के शब्द को हम शब्द तभी बोलेंगे जब उस शब्द का अर्थ हमें पता हो। अगर दोस्तों उसका अर्थ हमें पता नहीं होता तो हम उसे बिल्कुल भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। और इतना तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यह शब्द हमारे हिंदी भाषा का नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पर दोस्तों ले लेते हैं उर्दू भाषा। ठीक है, उर्दू भाषा का जो शब्द होगा वो उर्दू के लिए मान्य होगा। हम यहाँ पर नाम क्या देंगे? हम यहाँ पर यह नाम देंगे कि जो यह शब्द है वो हिंदी भाषा के लिए शब्द नहीं है। किसके लिए शब्द है? तो दोस्तों उर्दू भाषा के लिए शब्द है। अगर कोई शब्द आ जाए अंग्रेजी वाला तो दोस्तों हम कहेंगे कि यह जो शब्द है वो शब्द किसके लिए मान्य है? वो शब्द अंग्रेजी भाषा के लिए मान्य है, ना कि हिंदी भाषा के लिए मान्य है। अगर हिंदी भाषा के लिए मान्य है तो दोस्तों आप लोग उसे शब्द बोल सकते हैं, अगर मान्य नहीं है तो आप लोग उसे बिल्कुल भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। जिन जिन शब्दों को दोस्तों मान्य दे दिया गया है उन अंग्रेजी शब्दों को, उन दोस्तों विदेशी शब्दों को हमारे हिंदी भाषा में शामिल कर दिया गया है और हम लोग उनका जो यूज है वो अपने डेली लाइफ में बराबर करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा मैंने बताया है इन शब्दों का प्रयोग सदैव सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है, यानी कि सही अर्थ के साथ ही किया जाता है। सही अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं के साथ आकर जो निरर्थक शब्द होते हैं वो अपना भी अर्थ निकलवा लेते हैं। कैसे निकलवा लेते हैं आप लोग समझिएगा। देखिए कहा गया है दोस्तों उनके साथ लगकर ही ये अपना अर्थ निकलवा लेते हैं। जैसे कि चाय वाय। दोस्तों आपसे कोई कहा चलिए चाय पीने चलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? अरे मुझे चाय वाय नहीं पीना। ठीक है, आपसे कोई कहता है चलिए चाय पीने चलते हैं, तो आप अपने मुख से क्या शब्द निकालते हैं? आप अपने मुख से दोस्तों शब्द निकालते हैं मुझे चाय वाय नहीं पीना। भैया चाय तो समझ में आ रहा है, लेकिन वाय का मतलब क्या हुआ? वाय का अर्थ क्या हुआ? जो वाय है उसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है? बताइए, वाय का जो अर्थ है वो बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाय हमारा एक प्रकार का निरर्थक शब्द है और चाय हमारा एक प्रकार का सार्थक शब्द है। लेकिन जब हम दोस्तों अपने उच्चारण क्रिया के फलस्वरूप चाय वाय शब्द को निकालते हैं तो दोस्तों उस शब्द में जो वाय है, जो निरर्थक शब्द है, वो भी अपना अर्थ निकलवा ले रहा है। किसकी सहायता से? तो सार्थक शब्द की सहायता से। दोस्तों जब आप श्रोता के सामने यह कहते हैं कि हमें चाय वाय नहीं पीना, तो सुनने वाला जो श्रोता है वो दोस्तों क्या समझता है? वो दोस्तों यही समझता है कि चाय तो पीने वाली चीज है। चाय का अर्थ क्या हुआ? जिसे पिया जाए। ठीक है, चाय का मतलब
चीनी और चाय पत्ती युक्त दूध वाला दोस्तों क्या, दूध वाला दोस्तों एक पेय पदार्थ है। चाय और चाय नहीं, चीनी और चाय पत्ती युक्त एक दूध वाला पेय पदार्थ है। एक पेय पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाय बोलते हैं। चाय का जो अर्थ है वो समझ में आ रहा है, लेकिन वाय का जो अर्थ है वो उसे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप लोग अपने मुख से चाय वाय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो वो जो सुनने वाला श्रोता है वो क्या करता है कि वाय को ही चाय समझ लेता है, यानी कि उसकी समझ में यह आता है दोस्तों कि वाय भी कोई पीने वाली चीज ही होगी। जो वाय है वो भी कोई पीने वाली चीज ही होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाय बिल्कुल भी पीने वाला चीज नहीं है। अरे भैया, जब वाय का अर्थ ही हमें नहीं पता, जब वाय का हमें जो शुद्ध अर्थ है, जो इसका सही अर्थ है, जब वही हमें नहीं पता तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाय पीने वाला चीज है। लेकिन जब हम चाय के साथ वाय को शामिल कर लेते हैं और जब हम इस निरर्थक शब्द का उच्चारण सार्थक शब्द के साथ करते हैं तो जो निरर्थक शब्द है दोस्तों वो भी अपना अर्थ निकलवा ले रहा है। किसकी सहायता से, तो सार्थक शब्द की सहायता से। आप लोग स्वयं देख सकते हैं, चाय वाय, आप बोले चाय वाय नहीं पीना, अगला समझने वाला समझ गया कि वाय भी कोई पीने वाला चीज ही होगा, यानी कि अर्थ निकल गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। यहाँ पर देख सकते हैं रोटी वोटी। अकेले अगर हम वोटी की बात करें तो वोटी का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अकेले अगर हम वोटी की बात करें तो वोटी का मतलब क्या हुआ बताइए तो, वोटी का मतलब क्या हुआ बताइए। अरे भैया, देहाती भाषा में ओटी कहा जाता है। ओटी, ओटी का मतलब होता है उदर, ठीक है। महिलाओं का जो उदर होता है जहां पर बच्चा रहता है उसको ओटी कहा जाता है, ना कि दोस्तों बोटी कहा जाता है। बोटी का मतलब क्या हुआ बताइए तो, इसको बोटी नहीं वोटी कहेंगे। वोटी, वोटी का अर्थ क्या हुआ बताइए। देखिए, हमारे देशज भाषा में बोटी का अर्थ होता है टुकड़ा। नहीं कोई बोलता है तोरा के बोटी बोटी काट देम। बोटी बोटी का मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके काट देम। बोटी का अर्थ क्या होता है, बोटी का अर्थ होता है टुकड़ा, जो कि हमारा एक देशज भाषा है। आम बोलचाल के भाषा में बोटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हमारे हिंदी व्याकरण के लिए बोटी का अर्थ देखा जाए तो बोटी का कोई भी दोस्तों अर्थ नहीं होता। समझने वाले लोग ही बोटी का अर्थ समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वोटी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि बाबू रोटी खाओगे, तो आप कहते हैं मुझे रोटी वोटी नहीं खाना, मुझे रोटी वोटी नहीं खाना। तो आपकी माँ यह समझती है कि, आपकी जो माँ है या फिर जो सुनने वाला श्रोता है वो दोस्तों यही समझता है कि जो वोटी है वो भी रोटी जैसा ही कुछ खाने वाला पदार्थ है। जो वोटी है वो क्या है, वो भी रोटी के जैसा ही कुछ खाने वाला पदार्थ है। यानी कि वोटी वाला जो शब्द है, वोटी वाला जो निरर्थक शब्द है, वो अपने सार्थक शब्द के साथ जुड़कर अपने अर्थ को निकलवा ले रहा है। तो दोस्तों अब आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पुस्तक वुस्तक है। आपके पिताजी आपसे कहते हैं बेटा पुस्तक पढ़ लो, आप क्या कहते हैं, मुझे पुस्तक वुस्तक नहीं पढ़ना, ठीक है। आप लोग कहते हैं मुझे पुस्तक वुस्तक नहीं पढ़ना। आपके पापा क्या समझते हैं, आपके पापा यह समझते हैं कि जो पुस्तक है, पुस्तक वो भी कोई पढ़ने वाला चीज ही है, जो कि वास्तविक तौर पर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों डंडा वंडा में आने वाला जो वंडा है उसका अर्थ हो जाएगा डंडा के जैसा ही, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ऐसा वैसा में आने वाला जो वैसा है वो दोस्तों अपना अर्थ निकलवा लेगा ऐसा के जैसा ही, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लड़का वड़का में आने वाला जो वड़का है उसका अर्थ निकल जाएगा लड़का के जैसा ही, यानी कि जैसा लड़का है तो लड़का ही के अर्थ जैसा दोस्तों हो जाएगा कौन, तो वड़का। यानी कि वड़का लड़का की सहायता से अपना अर्थ निकलवा लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वड़का वाला जो शब्द है वो अपना अर्थ निकलवा लिया है किसकी सहायता से, तो लड़का वाले सार्थक शब्द की सहायता से। तो दोस्तों अब आप लोगों का यहाँ पर जो अर्थ के आधार पर आने वाले जो शब्द के प्रकार हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर नोट में बात करते हैं। नोट में कहा गया है दोस्तों, आप लोग नोट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को समझाया वही यहाँ पर लिखा गया है। जब मैं आप लोगों को PDF
PDF दूंगा, तो दोस्तों PDF के माध्यम से आप लोग ये सारा चीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लास्ट जो आप लोगों का विभाग है उस पर चलने का प्रयास करते हैं। लास्ट जो दोस्तों भाग है वो है दोस्तों किसके आधार पर, तो दोस्तों वो है रूपांतरण के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के जो प्रकार हैं वो दोस्तों कुछ और भी हैं, आप लोग यहाँ पर समझिएगा। देखिए कहा गया है ना, अर्थ के आधार पर उपयुक्त प्रकारों को भी अतिरिक्त शब्दों के निम्नलिखित प्रकार में भी शामिल किया गया है, जिसमें से जो पहला प्रकार है दोस्तों वो है एकार्थी शब्द, जो दूसरा प्रकार है वो है अनेकार्थी शब्द, जो तीसरा प्रकार है वो है अपूर्व पर्यायवाची शब्द, और जो तीसरा प्रकार है, तीसरा नहीं चौथा, वो है विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द। पांचवा जो है दोस्तों आपका प्रकार वो है वाक्य स्थानपन्न शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को ही वाक्य स्थानपन्न शब्द के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बात करते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है पर्यायवाची शब्द और 7 नंबर में है युग्म समानदर्शी भिन्नार्थक शब्द। ये आप जो भी शब्द देख रहे हैं इन सभी शब्दों का जो विभाजन है वो किया गया है अर्थ के आधार पर। विशेष रूप से अर्थ के आधार पर आने वाले शब्दों के प्रकार 2 ही होते हैं, जिसे हम लोग सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सामान्य रूप से अर्थ के आधार पर आने वाले शब्दों के प्रकार का, तो दोस्तों सामान्य रूप से आने वाले शब्दों के जो प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर वो दोस्तों निम्न प्रकार से होते हैं। मैं आप लोगों को इन सभी शब्दों की जानकारी शब्द भंडार में दूंगा। जब मैं शब्द भंडार आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एकार्थी शब्द किसे कहा जाता है, अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है, कौन कौन होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होता है और पर्यायवाची शब्द क्या होता है। बस फिलहाल के लिए आप लोग यही समझिए दोस्तों कि ये सारे शब्दों का विभाजन होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, यहां पर आते हैं रूपांतरण के आधार पर। तो दोस्तों रूपांतरण के आधार पर शब्दों के जो विभाग हैं वो मुख्यतः 2 हैं, जिस प्रकार से अर्थ के आधार पर आने वाले शब्दों के थे। दोस्तों रूपांतरण के आधार पर आने वाले जो पहला शब्द है वो है विकारी शब्द और जो दूसरा शब्द है वो है अविकारी शब्द। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यह समझिए दोस्तों कि रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद क्यों किए गए। दोस्तों देखिए रूपांतरण का मतलब क्या हुआ भैया, रूपांतरण का मतलब हुआ बदलाव, रूपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन, रूपांतरण का मतलब होता है चेंजिंग, यानी कि जिसमें बदलाव होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, जो अपने स्वरूप को बदलता है उसी को हम लोग रूपांतरण के नाम से जानते हैं। यही क्रिया हमारा रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग अपने इस संसार में जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जो कुछ भी आप लोग महसूस कर पा रहे हैं, ये सारे चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं। समय के साथ बिल्कुल भी दोस्तों ये चीजें स्थिर नहीं रहती। यहाँ तक हम स्वयं भी दोस्तों क्या हो रहे हैं, हम स्वयं भी दोस्तों परिवर्तित हो रहे हैं। समय के साथ हम में बदलाव हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो हमारे स्वरूप में बदलाव हो रहा है उस क्रिया को हम लोग रूपांतरण का नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि रूपांतरण का जो सही अर्थ होता है वो होता है बदलाव। लेकिन यहाँ पर हमें यह देखना है कि रूपांतरण जो शब्द है हमारा, रूपांतरण जो शब्द है हमारा वो किससे संबंधित है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि रूपांतरण जो शब्द है हमारा वो शब्द से संबंधित है। किससे संबंधित है, शब्द से संबंधित है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदी भाषा में, हमारे हिंदी साहित्य में शब्दों की जो संख्या है वो दोस्तों अनिश्चित है, वो दोस्तों अनगिनत है, वो दोस्तों अनंत है। अनंत कहने का मतलब हम लोग शब्दों को बिल्कुल भी गिन नहीं सकते हैं, हम लोग शब्दों की गणना बिल्कुल भी कर नहीं सकते हैं। दोस्तों हम लोग अपने हिंदी व्याकरण के वर्णमाला में आने वाले जो वर्ण हैं उनकी गणना तो कर सकते हैं, लेकिन वर्णों की सहायता से बनने वाले कुल जितने सारे शब्द हैं
उनकी गणना बिल्कुल भी कर नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आप लोग अंकों की गणना कर सकते हैं, आपकी गणित शास्त्र में अंक होते हैं ना 0 से लेकर 9 तक, जिस प्रकार से आप लोग अंकों की गणना कर सकते हैं और अंकों से बनने वाले जो संख्या होते हैं उनकी गणना आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग अपने हिंदी भाषा के हिंदी व्याकरण के जो वर्णमाला है उसमें आने वाले वर्णों की जो संख्या है उन्हें तो गिन सकते हैं, उनकी तो गणना हम कर सकते हैं, लेकिन वर्णों की सहायता से बनने वाले जो हमारे अनंत शब्द हैं, जो हमारे अनगिनत शब्द हैं, उन्हें हम बिल्कुल भी गिन नहीं सकते। गिन इसलिए नहीं सकते क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदी भाषा में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमारे किसी भी भाषा में शब्दों की जो संख्या है वो दोस्तों अनिश्चित है, वो अनगिनत है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे हिंदी साहित्य में, हमारे हिंदी व्याकरण में आने वाले शब्दों की जो संख्या है वो तो अनिश्चित है, लेकिन उनमें आने वाले कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके रूप में कोई भी बदलाव नहीं होता है, जिनके रूप में कोई भी बदलाव नहीं होता है। बातों को ध्यान से समझिएगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमारे हिंदी भाषा के हिंदी व्याकरण में आने वाले ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके रूप में कोई भी बदलाव नहीं होता है। रूपांतरण का मतलब होता है बदलाव, यानी कि जो बदल जाए उसी को हम लोग रूपांतरण के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे हिंदी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई भी बदलाव नहीं होता है। दोस्तों रूप में बदलाव होने और ना होने के आधार पर ही हमारे हिंदी शास्त्र को जानने वाले जो दोस्तों विद्वान हैं उन्होंने हिंदी भाषा में आने वाले शब्दों को रूपांतरण के आधार पर विभाजित कर दिया। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर विभाजन के प्रकार का, तो विभाजन है दोस्तों 2, जिसमें से पहला है दोस्तों अभिकारी और दूसरा है दोस्तों विकारी। यानी कि कह सकते हैं कि पहला जो हमारा शब्द है वो है विकारी और दूसरा जो शब्द है हमारा वो है अविकारी। यहाँ पर हम लोग विकारी शब्द उन्हें ही कहेंगे जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, जिन शब्दों के रूप में बदलाव होता है, जो शब्द अपने रूप में परिवर्तन करते हैं, अपने स्वरूप में बदलाव लाते हैं, उन शब्दों को हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। उन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? उन शब्दों को हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। और जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों के रूप में कोई भी बदलाव नहीं होता, जो शब्द दोस्तों अचर होते हैं, जो दोस्तों अपरिवर्तित होते हैं, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं देखा जाता किसी भी समय में दोस्तों, तो हम लोग उन शब्दों को किस शब्द के रूप में जानेंगे? हम लोग उस शब्द को दोस्तों अविकारी शब्द के रूप में जानेंगे। यानी कि उन शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द के कैटेगरी में रखेंगे। दोस्तों विकारी शब्द के रूप में जो परिवर्तन होता है वो होता है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक और काल के आधार पर। जब भी आप शब्दों की सहायता से वाक्य का निर्माण करते हैं और जब आप वाक्य हिंदी व्याकरण की सहायता से बनाते हैं तो दोस्तों उसमें लिंग आता है, वचन आता है, कारक आता है, काल आता है। तो दोस्तों लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर ही जो शब्द होते हैं वो अपने स्वरूप में बदलाव ला देते हैं, अपने स्वरूप को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, लड़का। दोस्तों मानकर चलते हैं कि किसी वाक्य के लिए लड़का जो शब्द है हमारा वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जा रहा है। तो दोस्तों लड़का का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो क्या होगा? आप ही लोग बताइए। लड़का का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा लड़की। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, लड़का से क्या बन गया? लड़की बन गया। यानी कि लड़का के स्वरूप में बदलाव हुआ, इसके रूप में परिवर्तन हुआ। अगर दोस्तों हम लोग लड़का को ले ले बहुवचन के रूप में, ठीक है, अगर हम लड़का को ले ले बहुवचन के रूप में, लड़कों के रूप में ले लें, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लड़का का जो चेंजिंग है वो किस में हो गया? वो दोस्तों हो गया लड़कों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़कों में क्या हुआ है? लड़कों में दोस्तों बदलाव हुआ है। तो आप दोस्तों यहाँ पर लड़कों यानी कि लड़का को क्या कह सकते हैं? लड़का को विकारी शब्द कह सकते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों लता को ले लेते हैं, लता। तो आप देखे होंगे संस्कृत में दोस्तों अगर आप लोग शब्द रूप को देखिएगा तो शब्द रूप में लता का जो रूप होता है वो दोस्तों बदलता रहता है। लता लते लता, लताम लते लता।
यानी कि इसका जो रूप होता है इसमें दोस्तों परिवर्तन होते रहता है। जिन शब्दों के रूप में दोस्तों परिवर्तन होगा उसी शब्द को हम लोग विकारी शब्द के नाम से जानेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक शब्द ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लोग ले लेते हैं, लोग, ठीक है। तो दोस्तों लोग हमारा क्या है, एक वचन है। अगर हम बहुवचन के लिए ले लें तो दोस्तों बहुवचन के लिए लोग हमारा हो जाएगा लोगो। तो आप देख सकते हैं लोग से क्या बन गया, लोग से लोगो बन गया। यहाँ पर दोस्तों एक हम शब्द ले लेते हैं देश, ठीक है। हम यहाँ पर एक शब्द ले लेते हैं देश। तो दोस्तों देश को अगर हम लोग यहाँ पर देशीय बना दे रहे हैं, देशीय, तो दोस्तों इस देश वाले शब्द में परिवर्तन हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम देश से देशों बना देते हैं तो देश वाले शब्द में परिवर्तन हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर ग्राम ले लें, अगर ग्राम से हम ग्रामीण बना दें, ग्राम से अगर हम ग्रामीण बना दें तो आप देख सकते हैं ग्राम से ग्रामीण बन गया, यानी कि ग्राम के रूप में परिवर्तन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग नमक से नमकीन बना दें, नमक से अगर हम लोग नमकीन बना दें तो दोस्तों आप देख सकते हैं नमक से क्या बन गया, नमकीन बन गया। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि नमक हमारा कौन सा शब्द है, नमक हमारा एक प्रकार का विकारी शब्द है। दोस्तों विकार का मतलब होता ही है परिवर्तन, यानी कि जिसमें बदलाव हो। जो भी शब्द अपने रूप में बदलाव कर दे उस शब्द को ही हम लोग विकारी के रूप में जानेंगे, विकारी शब्द के रूप में जानेंगे। आप लोग यहाँ पर और भी सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिंग को लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ना परिभाषा में है लिंग वचन कारक और काल के आधार पर शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, अर्थात शब्दों के विकार में परिवर्तन होता है, शब्द विकारी बन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लिंग का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक वाक्य है, राजा महल में रहता है। राजा क्या करता है, महल में रहता है। तो दोस्तों अगर हम लिंग परिवर्तन करें तो राजा का लिंग परिवर्तन हो जाएगा रानी में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर राजा शब्द के स्वरूप में क्या हुआ, बदलाव हुआ। इस वाक्य के लिए राजा बदलकर हो गया रानी, ठीक है। यानी कि लिंग के कारण राजा का बदलाव रानी में हो गया, इसलिए राजा हमारा हो जाएगा कौन सा शब्द, राजा हमारा हो जाएगा दोस्तों एक प्रकार का विकारी शब्द, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम नीचे देखें तो यहाँ पर देखिए मोर नाच रहा है और यहाँ पर हो गया है मोरनी नाच रही है। मोर से कन्वर्ट हो गया है कि इसमें मोरनी में, तो दोस्तों मोर में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर चलते हैं वचन को लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बच्चा जो है वो एक वचन में है, ठीक है। बच्चा जो है वो एक वचन में है, लेकिन यहाँ पर बच्चे स्कूल गए। इस वाक्य से यह बोध होता है कि इस वाक्य में आने वाला जो शब्द है वो किस रूप में है, वो दोस्तों बहुवचन रूप में है। बच्चा स्कूल गया, इस वाक्य से यह बोध होता है कि इस वाक्य में आने वाला जो बच्चा वाला शब्द है वो दोस्तों एक वचन में है। तो वचन के कारण बच्चा से क्या हो गया, बच्चा से दोस्तों बच्चे हो गया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वचन के कारण रूप में क्या हो गया, बदलाव हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह फूल खिला है, फूल से क्या हो गया, यह फूल खिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फूल है इसके स्वरूप में दोस्तों बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर आप खिला देख रहे हैं ना, खिला जो आप खिला देख रहे हैं, खिला में बदलाव हो चुका है। यहाँ पर खिला आया हुआ है एक वचन के लेकर और यहाँ पर खिले आए हैं बहुवचन को लेकर। तो खिला हमारा हो जाएगा विकारी शब्द। कारक की बात करते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कारक विभक्ति के अनुसार चलती है। विभक्ति के अनुसार ही शब्दों का जो स्वरूप होता है वो कारक के अनुसार बदलता रहता है। किसकी सहायता से, विभक्ति की सहायता से। यहाँ पर कारक का एक विभक्ति चिन्ह ने आया है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है राम ने खाया। इस वाक्य के लिए राम आया है ने के लिए और इस वाक्य के लिए राम आया है राम को लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राम के स्वरूप में तो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों विभक्ति के साथ इसका जो अर्थ हुआ वो दोस्तों परिवर्तित हो गया। इसलिए राम हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, राम हमारा भी जो दोस्तों शब्द होगा वो विकारी शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से गाड़ी तेज चल रही है और यहाँ पर गाड़ी सड़क पर चल रही है। तो यहाँ पर विभक्ति के अनुसार दोस्तों आप देख सकते हैं कि गाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर बात करते हैं काल में, वह पढ़ता है, वह पढ़ा, वह पढ़ेगा। तीनों में दोस्तों काल के अनुसार क्या हुआ, वह का स्वरूप बदल गया। देखिए इस वाक्य से हमें वह का जो अर्थ है उसके बारे में हमें यह पता चल रहा है कि वह यानी कि जो दोस्तों जो मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो अभी पढ़ रहा है, ठीक है, यानी पढ़ने की क्रिया जारी है। वह पढ़ता है, वह पढ़ा मतलब पढ़ के उठ चुका है, वह पढ़ेगा यानी कि पढ़ने वाला है।
ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं वह गाना गाती है, तो दोस्तों वही एग्जाम्पल है, बस आप समझ गए। अब बात करते हैं अभिकारी शब्द का। अभिकारी शब्द पर चलने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि विकारी शब्द में 4 शब्द आते हैं। कौन कौन? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। दोस्तों इन सभी भागों में आने वाले शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन होगा। इन सभी भागों में आने वाले जो शब्द होंगे वो अपने स्वरूप में बदलाव करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सभी के सभी शब्द होंगे हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी के शब्द क्या कहलाएंगे? ये सभी के सभी शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं विशेषता पर। पहला विशेषता है विकारी शब्द व्याकरण के आधार स्तंभ है और वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर विकारी शब्द ना रहे तो दोस्तों शब्द के रूप में परिवर्तन नहीं होगा। जब शब्द के रूप में परिवर्तन नहीं होगा तो हम कभी भी एक वचन से बहुवचन वाला वाक्य नहीं बना सकते। हम कभी भी दोस्तों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग वाला वाक्य नहीं बना सकते। हम कभी भी दोस्तों ने विभक्ति को वाले विभक्ति में चेंज नहीं कर सकते। से विभक्ति को पर वाले विभक्ति में चेंज नहीं कर सकते। हम कभी भी दोस्तों एक वचन को एक से अधिक वाले वचन में विभक्त नहीं कर सकते, यानी कि दिखा नहीं सकते। तो ये सारे चीज किसके कारण संभव हो पाते हैं? तो विकारी शब्द के कारण संभव हो पाते हैं। यहाँ पर 2 नंबर में है विकारी शब्दों के रूपांतरण से वाक्य का अर्थ और भाव बदल जाता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं भाव बदल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोर नाच रहा है, इस वाक्य से पता चल रहा है कि इसमें मोर पुल्लिंग है। मोरनी नाच रही है, इस वाक्य से पता चल रहा है कि इसमें मोर नहीं है बल्कि मोर के स्थान पर मोरनी है। ठीक है, वो जो वाक्य का भाव है वो बदल गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चा स्कूल गया, इसमें दोस्तों पता चल रहा है कि कोई एक बच्चा स्कूल जा रहा है, यानी कि एक बच्चा स्कूल गया है। लेकिन बच्चे स्कूल गए वाक्य से हमें यह पता चल रहा है दोस्तों कि इसमें जो बच्चे गए हैं स्कूल वो कोई एक नहीं गए हैं बल्कि बहुत सारे बच्चे स्कूल गए हैं। तो वाक्य का भाव किसके माध्यम से बदल जा रहा है? तो विकारी शब्दों के कारण बदल जा रहा है। अगर विकारी शब्द ना हो तो दोस्तों वाक्य का जो भाव होगा, वाक्य का जो आशय होगा वो कभी भी नहीं बदलेगा। यहां पर हम बात करें अगले वाक्य में, तो दोस्तों यहां पर कहा गया है इन शब्दों का अन्य शब्दों का साथ व्याकरणिक संबंध स्थापित होता है जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो अर्थ है, जो दोस्तों व्याकरणिक जो अर्थ है वो संबंधित है हर एक दूसरा शब्द के साथ। देखिए यहाँ पर फूल है ना, फूल दोस्तों यहाँ पर किसके लिए आया है? तो एक वचन के लिए आया है। देख सकते हैं यह फूल खिला है, तो दोस्तों यहाँ पर खिला है किस रूप में? तो एक वचन के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो दोस्तों यह है, यह वह किस रूप में है? तो दोस्तों वह है एक वचन के रूप में। लेकिन जब यहाँ पर खिला से खिले हो गए तो यह हो गया किस रूप में? तो ये के रूप में, यानी यह का बदलाव किस में हो गया? ये में हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विकारी शब्द के कारण वाक्य के भाव में और इसके स्वरूप में बदलाव हो जा रहा है। और आगे जो भाग है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो आप लोग जान पाए हैं दोस्तों कि अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके स्वरूप में, जिनके रूप में कोई भी बदलाव नहीं होता है, जो अपना हर एक स्थिति में अपने रूप को एक ही रखते हैं। उसी शब्द को हम लोग अविकारी शब्द के नाम से जानेंगे। ऐसे शब्दों के रूप में कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी वाक्य आ जाए, चाहे दोस्तों वाक्य में कैसा भी शब्द आ जाए, इनके रूप में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर परिभाषा बना सकते हैं, वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में कौन कौन आते हैं? अविकारी शब्द में आते हैं दोस्तों आज, वहाँ, बहुत, जल्दी, और, लेकिन, धीरे, अरे, वाह, से, तक, कल। इसलिए ये सभी शब्द आते हैं अविकारी शब्द के अंतर्गत ही। इनके स्वरूप में, रूप में कोई भी बदलाव नहीं होता। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों देखिए आपके दोस्तों जो होता है ना चिन्ह विचार, ठीक है, जो चिन्ह विचार है हमारा, जो हमारा दोस्तों प्रीपोजिशन है, जो हमारा कंजक्शन है, जिसको कहा कंजक्शन को कहा जाता है दोस्तों संबंध बोधक शब्द, और जो हमारा समुच्चय बोधक शब्द है, ये जो भी आप शब्द देख रहे हैं इनमें आने वाले जो भी शब्द होते हैं उनके स्वरूप में कोई भी बदलाव नहीं होता, उनके दोस्तों अर्थ में, उनके दोस्तों रूप में कोई भी बदलाव नहीं होता। इसलिए हम इन सभी शब्दों को अविकारी शब्द के नाम से
जानेंगे, अभिकारी शब्द के रूप में हम लोग इन्हें समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप परिभाषा को समझिएगा। अभिकारी शब्द अपने स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। ये शब्द वाक्य में किसी अन्य शब्द के साथ मेल खाने पर भी स्थिर रहते हैं। मेल तो खाएंगे, दूसरे शब्द के साथ अपना संबंध तो बनाएंगे, लेकिन अपने स्वरूप में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, ये शब्द किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं। दोस्तों, जो अभिकारी शब्द होते हैं वो किसी शब्द पर निर्भर नहीं रहते हैं, यानी कि किसी पर भी आश्रित नहीं रहते हैं। यहाँ पर राजा जो है वो किस पर आश्रित था? वो रानी पर आश्रित था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई एक और शब्द ले लें दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर अगर एक शब्द ले लें दोस्तों, नमक है। नमक किस पर आश्रित है? तो दोस्तों नमक प्रत्यय पर आश्रित है। नमक शब्द में प्रत्यय लगा तबे ना नमक से नमकीन हुआ जी, आप ही बताइए। नमक में अगर प्रत्यय ना लगे तो नमक से नमकीन होगा? बताइए। अगर दोस्तों अगर मानकर चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दोस्तों एक नाम ले लिया, नाम ले लेते हैं ग्राम। अगर ग्राम में प्रत्यय ना लगे तो ग्राम से ग्रामीण बन सकता है? आप ही बताइए। बिल्कुल भी ग्रामीण नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ये शब्द होंगे, कौन सा शब्द यहाँ पर हमने नाम लिया था? तो दोस्तों विकारी शब्द है। वो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होंगे, लेकिन अविकारी शब्द स्वतंत्र होंगे, क्योंकि इन्हें किसी दूसरे प्रत्यय, उपसर्ग या फिर किसी दूसरे शब्द या किसी भी दूसरे अवयव पर या फिर किसी भी दोस्तों दूसरे जो दोस्तों शब्दांश होते हैं उस पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं आगे। वाक्य में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। इनकी पहचान में दोस्तों कोई बदलाव नहीं होता है, पहचान आप सकते हैं इनको। वाक्य में इनका उपयोग वाक्य को सरल और स्पष्ट बनाता है। कैसे बनाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, अभिकारी शब्द में आने वाले कुल जितने सारे शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों को कहा जाता है अव्यय। क्या कहा जाता है? अव्यय। कोई आपसे पूछ दे अव्यय किसे कहते हैं, तो आप बताना कि वैसे शब्द जिसका नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं विकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। बस, अभिकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। बात हो गया खत्म। बस दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं अभिकारी शब्द के भाग का। दोस्तों, जिस प्रकार से विकारी शब्द के 4 स्वरूप होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से अभिकारी शब्द के भी 4 स्वरूप होते हैं, जिसमें से पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और जो आपका डी नंबर है वो है विषमयादि बोधक। हर एक भाग के लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। यहाँ पर बात करते हैं क्रिया विशेषण का। तो दोस्तों क्रिया विशेषण में क्या होता है समझिए। इसमें कहा गया है ये शब्द क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं क्रिया विशेषण आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा अगले भाग में। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना क्रिया विशेषण तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसमें दोस्तों बस आप लोगों संक्षेप में जानिएगा कि ये शब्द कौन सा शब्द? क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द में आने वाले जो शब्द होंगे, बस आप लोग इतना समझना दोस्तों कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, इन चारों भागों में आने वाले जो शब्द होंगे उनके रूप में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं वो होते हैं अभिकारी वाले। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं क्रिया विशेषण का। तो इसमें कहा जा रहा है ये शब्द क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता यानी कि गुण को बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह धीरे धीरे चल रहा है। वह दोस्तों बदल सकता है, वह का रूपांतरण हो सकता है। यहाँ पर वह अगर एक वचन में है तो हम बहुवचन के लिए वे ले सकते हैं या फिर वे लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों वह हमारा बदल जाएगा, इसलिए वह हमारा हो जाएगा कौन सा शब्द? वह हमारा हो जाएगा विकारी शब्द। लेकिन हर एक स्थिति में धीरे धीरे नहीं बदलेगा। चल भी बदल जाएगा, चल का चलना हो जाएगा, चल का चलिए हो जाएगा, चल का दोस्तों आपका बहुत सारा स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे का परिवर्तन कभी भी नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे जो शब्द है वो हर एक वाक्य के लिए ही, चाहे वो वाक्य दोस्तों कैसा भी क्यों ना हो, हर एक वाक्य के लिए ही अपने स्वरूप को स्थिर रखेगा। किस रूप में? तो इसी रूप में। इस रूप के अलावा वो किसी और रूप में बिल्कुल भी दोस्तों ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए हमारा धीरे धीरे कौन सा शब्द होगा? हमारा अभिकारी शब्द होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों विशेषता पता चल रहा है ना, देखिए वह धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य से हमें यह पता चल रहा है कि इसमें चलने वाला जो कर्ता है वो धीरे धीरे चल रहा है।
यहाँ पर है तुम जल्दी क्यों नहीं आए। तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी बदला, देख सकते हैं जल्दी बिल्कुल भी नहीं बदला, इसलिए हम कह सकते हैं कि जल्दी हमारा क्या है, जल्दी दोस्तों हमारा हो जाएगा अभिकारी शब्द। यहाँ पर देख सकते हैं यह काम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों जो बहुत है, जो काम है, ये कभी बदलता है, यह कभी भी नहीं बदलता है। तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जो नहीं बदलता है, जो अभिकारी शब्द है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, धीरे, जल्दी, बहुत, ये शब्द आ जाएंगे क्रिया विशेषण के अंतर्गत। बात करें समुच्चय बोधक शब्द का, तो दोस्तों इन शब्दों में क्या होता है कि देखिएगा ये शब्द दो वाक्यों, सुनिएगा, जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं वो क्या करते हैं कि ये शब्द दो वाक्यों, दो वाक्यांशों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। कौन, समुच्चय बोधक। लेकिन ये भी अपने स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए राम और श्याम स्कूल गए, राम अलग दोस्तों आपका एक शब्द हो गया, और यहाँ पर वाक्यांश श्याम स्कूल गए अलग हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है। जोड़ भी दिया और अपने स्वरूप में परिवर्तन भी नहीं लाया, इसलिए कह सकते हैं कि और हमारा हो जाएगा समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं वह पढ़ाई करना चाहता था, वह पढ़ाई करना चाहता था अलग वाक्य होगा। ठीक है, आज समय नहीं मिला अलग वाक्य होगा। इन दो शब्दों को, या कह सकते हैं कि शब्द नहीं दोस्तों वाक्य, इन दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, तो दोस्तों लेकिन शब्द जोड़ रहा है। जोड़ने को जोड़ भी दिया, यानी कि इन दोनों वाक्यों में एक दूसरे के साथ संबंध भी स्थापित कर दिया, लेकिन अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाया, अपने आप में कोई भी चेंजिंग नहीं लाया। इसलिए हमारा लेकिन कौन हो जाएगा, हमारा जो लेकिन शब्द है वो एक प्रकार का दोस्तों अभिकारी शब्द हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं वह घर पर रुका, वह घर पर रुका, इस वाक्यांश का जो संबंध है वो इस वाक्यांश से जोड़ा जा रहा है। वह घर पर रुका, क्यों रुका भैया, क्यों रुका, तो क्योंकि में कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि बारिश हो रही थी, वह घर पर रुका। इन दोनों शब्दों के साथ संबंध किसने जोड़ दिया, तो दोस्तों क्योंकि वाला शब्द ने जोड़ दिया और अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाया। इसलिए क्योंकि हमारा हो जाएगा कौन सा शब्द, अभिकारी शब्द। कभी भी नहीं भूलिएगा आप लोग मेरे भाई। यहाँ पर है 3 नंबर में पूर्व सर्ग, यानी कि प्रीपोजिशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रीपोजिशन वाले शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना संबंध बताते हैं। कैसे बताते हैं आप लोग देखिए, वह बाजार से आया, कौन आया, तो वह, ठीक है, कोई करता है, वह आया कहाँ से, तो बाजार से। तो दोस्तों देख सकते हैं कहाँ से, बाजार से, तो से जोड़ रहा है ना, से जुड़ रहा है ना यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सर्वनाम के साथ जो से है वो अपना संबंध स्थापित कर रहा है, लेकिन अपने स्वरूप में इस वाक्य के लिए कोई भी परिवर्तन नहीं ला रहा है। इसलिए से हमारा हो जाएगा कौन सा शब्द, तो दोस्तों अभिकारी शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है मैं तुम्हारे साथ स्कूल तक चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ स्कूल तक चलूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं तुम्हारे साथ स्कूल, यह हो जाएगा वाक्यांश, चलूँगा यह हो जाएगा शब्दांश। इन दोनों को दोस्तों जोड़ दिया कौन, तो तक है। ठीक है, यानी कि संबंध स्थापित कर दिया कौन, तो तक है। ठीक है, बात करते हैं आगे के लिए, यह उपहार तुम्हारे लिए है, लिए में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो लिए हमारा हो जाएगा कौन सा शब्द, अभिकारी शब्द। बात करते हैं विषम यादि बोधक है, ये शब्द भावनाओं को, यानी कि दोस्तों जो हमारे स्वभाव होते हैं उनको प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, जिन्हें रखा जाता है किसके अंतर्गत, विषम यादि बोधक शब्द के अंतर्गत। विषम यादि बोधक शब्द के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। ये शब्द कैसे होते हैं, ये शब्द अरे, वाह, उप, हाय वाले शब्द जैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर जैसे में दोस्तों आया है अरे तुम यहाँ कैसे आए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बोला गया है अरे तुम यहाँ कैसे आए। तो दोस्तों इस वाक्य में अरे आया, लेकिन बिना अपने स्वरूप को बदले आया। इस वाक्य में वह आया, वाह क्या सुंदर नजारा है, वाह यानी कि दोस्तों शाबाशी दिया जा रहा है, वाह क्या सुंदर नजारा है, खुशामद किया जा रहा है, लेकिन वाह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा है। इस वाक्य में देख सकते हैं, इस वाक्य में उफ कितनी गर्मी है, ठीक है, मतलब गर्मी से बेचैन है, अपनी बेचैनी को बता रहा है किससे, तो उफ से, लेकिन
लेकिन उप में कोई बदलाव नहीं हो रहा है और उप के कारण दोस्तों जो हमारा वाक्य है वो पूर्ण हो जा रहा है, लेकिन इस वाक्य के लिए जो हमारा उप शब्द है इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन चारों भागों में आने वाले कुल जितने सारे शब्द हैं हमारे वो अपने स्वरूप में, अपने दोस्तों रूप में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बनावट की दृष्टि से, बनावट नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे प्रयोग की दृष्टि से। बनावट तो हुई गया व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग की दृष्टि से, ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से हमारे शब्द के टोटल जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? वो दोस्तों होते हैं 8। वो कितने होते हैं? 8। आप लोगों ने अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ा होगा, आप लोगों ने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, आप लोगों ने जब हिंदी व्याकरण में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा होगा तो दोस्तों उसमें आप लोग यह जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं? हिंदी व्याकरण के 8 भाग होते हैं और इन 8 भागों को दोस्तों किस किस रूप में हम लोग जानते हैं? इन 8 भागों को हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण, ठीक है, फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गलत से क्रिया विशेषण लिख दिया है जो कि हमें लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और उसके बाद हो जाएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक, जिसे आप लोग अंग्रेजी में जानते हैं किस नाम से? नाउन, प्रनाउन और उसके बाद दोस्तों वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन नामों से आप लोग दोस्तों अंग्रेजी भाषा में जानते हैं। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर इस प्रकार से आपके 8 भाग निकल कर आते हैं जिसे आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जान लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो आपका शब्द विचार था उसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। आप लोगों का जो शब्द विचार है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का शब्द विचार बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही दोस्तों हेल्प मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए होंगे वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।